आज हमारे पास ज्योतिष पर एस.एन. पांडे के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जिनका शीर्षक है हाउ टू सी एजुकेशन इन डिग्री सिस्टम। और इसे पढ़कर जो सबसे पहली बात मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि ज्योतिष इतना जटिल हो सकता है, लेकिन ये पद्धति उसे एक बहुत ही सरल सवाल पर ले आती है कि आपकी कुंडली का राजा कौन है। बिल्कुल, ये एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है। पारंपरिक ज्योतिष में हम राशि, भाव, दृष्टि, योग सब कुछ देखते हैं, जो किसी नौसिखिए के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन ये डिग्री सिस्टम कहता है कि चलिए इस शोर को कम करते हैं और उस एक ग्रह पर ध्यान देते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। इसका मूल सिद्धांत है कि हर ग्रह 0 से 30 डिग्री के बीच होता है और जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज्यादा होती है वही आपकी कहानी का कह सकते हैं मुख्य पात्र है। और आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हम इन नोट्स के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें एक एक करके खोलेंगे और फिर देखेंगे कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। और इसके लिए स्रोत में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली का एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण भी दिया गया है। तो चलिए इस दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। हाँ, और देखते हैं कि ये एक सरल सा नियम किसी के जीवन की दिशा, खासकर उसकी शिक्षा और करियर के बारे में कितने गहरे संकेत दे सकता है। ठीक है, तो पहला और सबसे बड़ा नियम, जैसा कि आपने कहा, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट यानी सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह है। स्रोत में इसके लिए खास शब्द इस्तेमाल किया गया है, आत्मकारक। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ सबसे शक्तिशाली ग्रह हुआ? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। आत्मकारक का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का कारक। ये सिर्फ शक्ति की बात नहीं है, ये इच्छा की बात है। सिद्धांत यह है कि ये ग्रह आपकी आत्मा की सबसे गहरी इच्छा को दिखाता है। वो चीज जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं, वो हुनर जो आपको स्वाभाविक रूप से मिलता है। ये आपकी कुंडली का वो ध्रुव तारा है जो आपको आपकी मंजिल की ओर इशारा करता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आप क्या करेंगे, बल्कि ये कि आप असल में क्या करना चाहते हैं या आपके अंदर की कौन सी प्रतिभा बाहर आना चाहती है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि 9 ग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह सब कुछ तय कर रहा है? बाकी के 8 ग्रहों का क्या वो बस बैठे देखते रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रहों का कोई महत्व नहीं है। वो सब अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। लेकिन आत्मकारक ग्रह, आप समझिए, उस गाड़ी का ड्राइवर है। बाकी ग्रह सहयात्री हो सकते हैं या सड़क के हालात बता सकते हैं, लेकिन गाड़ी किस दिशा में जाएगी इसका अंतिम फैसला तो ड्राइवर ही करता है। ये आपके जीवन की मुख्य थीम तय करता है। समझ गए। और नोट्स में इस बात पर खास जोर है कि अगर बुध या गुरु आत्मकारक हों तो ये बहुत अच्छी शिक्षा का संकेत है। ये तो समझ में आता है क्योंकि बुध बुद्धि का और गुरु ज्ञान का ग्रह है। हाँ, जब ये ग्रह ड्राइवर की सीट पर होते हैं तो व्यक्ति की पूरी जीवन यात्रा ही ज्ञान और सीखने की ओर झुक जाती है। बुध आपको तार्किक, जिज्ञासु और सीखने में तेज बनाता है, जबकि गुरु आपको गहरी समझ, विवेक और विषयों को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता देता है। इसलिए जब ये सबसे ज्यादा डिग्री पर होते हैं तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक राजा ग्रह हो गया जो हमारी मंजिल तय करता है। लेकिन क्या होता है जब 2 ग्रह लगभग एक ही डिग्री पर हों? मान लीजिए एक 22 डिग्री पर है और दूसरा 23 पर। क्या उनमें सत्ता के लिए लड़ाई होती है या वो मिलकर काम करते हैं? नोट्स में इस बारे में कुछ कहा गया है। और यहीं पर ये सिस्टम और भी दिलचस्प हो जाता है। इसे दूसरा नियम कहते हैं क्लोज कंजंक्शन या ग्रहों की नजदीकी युति। यहां लड़ाई नहीं होती बल्कि एक टीम बन जाती है। इस नियम की सबसे खास बात यह है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा ग्रहों की डिग्री एक दूसरे के बहुत करीब है तो उनकी ऊर्जाएं आपस में मिल जाती हैं, एक दूसरे में घुल जाती हैं। स्रोत ये भी साफ करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अलग अलग राशियों में क्यों ना हो। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। पारंपरिक ज्योतिष में तो एक ही राशि में होने पर ही युति मानी जाती है। तो ये एक तरह से ग्रहों का फ्यूजन है, जहां 2 अलग अलग शक्तियां मिलकर एक नई तीसरी शक्ति बना देती हैं। नोट्स में एक उदाहरण था कि अगर बुध और मंगल एक साथ 15 डिग्री पर हों तो इंजीनियरिंग या लॉजिक की पढ़ाई हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उस उदाहरण में बुध की जो विश्लेषणात्मक और बौद्धिक क्षमता है, एनालिसिस और इंटेलेक्ट, और मंगल की तकनीकी और ऊर्जावान प्रकृति, टेक्निकल और एनर्जी, ये दोनों मिल जाती हैं। तो परिणाम क्या होता है?
एक ऐसा दिमाग जो मशीनों, लॉजिक, बहस या सर्जरी जैसे क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम करता है। ये एक सिनर्जी है जहां एक और एक मिलकर 2 नहीं 11 हो जाते हैं। कमाल है। अच्छा, हमने सबसे ऊंची डिग्री की बात की जो मंजिर है, लेकिन शुरुआत के बारे में क्या? नोट्स में सबसे कम डिग्री वाले ग्रह का भी जिक्र है। वो क्या कहानी बताता है? तीसरा नियम लोएस्ट डिग्री प्लैनेट के बारे में। स्रोत के अनुसार सबसे कम डिग्री वाला ग्रह अक्सर आपके प्रारब्ध या कहिए डेस्टिनी या जीवन के शुरुआत से जुड़ा होता है। यह उन चीजों का संकेत देता है जो आप अपने पिछले कर्मों से लेकर आए हैं या जो आपके जीवन के शुरुआती सालों पर गहरा असर डालेंगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ग्रह हमेशा कोई चुनौती या कोई समस्या लेकर आता है? जरूरी नहीं कि यह हमेशा कोई समस्या हो, लेकिन यह अक्सर एक शुरुआती बिंदु या एक सबक होता है जिसे सीखना जरूरी है। स्रोत में कहा गया है कि अगर ये ग्रह शिक्षा से जुड़े भावों जैसे ज्योतिष में चौथे या 5वें घर से जुड़ा तो यह शिक्षा में किसी तरह के बदलाव या रुकावट का संकेत दे सकता है। हो सकता है व्यक्ति एक विषय की पढ़ाई शुरू करे और फिर उसे बीच में छोड़कर किसी और दिशा में चला जाए। यह दिखाता है कि प्रारब्ध में कुछ ऐसा है जिसे व्यक्ति को अपने जीवन के शुरुआत में अनुभव करना है और यह उसकी शिक्षा के रास्ते को प्रभावित कर सकता है। नोट्स में हर ग्रह को एक खास तरह की शिक्षा से जोड़ा गया है। कुछ तो बहुत सीधे साधे हैं, जैसे शुक्र यानी वीनस का संबंध डिजाइनिंग, फैशन या सिनेमा से है। ये तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है क्योंकि शुक्र कला और सौंदर्य का ग्रह है। हाँ, ये ग्रहों के स्वाभाविक गुणों पर आधारित एक वर्गीकरण है। शुक्र हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करता है जो सुंदर है, कलात्मक है, आरामदायक है। इसलिए जब ये आत्मकारक होता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रों की ओर खींचता है। लेकिन कुछ कनेक्शंस इतने सीधे नहीं हैं। जैसे नोट्स में लिखा है कि शनि यानी सैटर्न इतिहास, जियोलॉजी या गहरी रिसर्च से जुड़ा है। शनि और इतिहास का क्या लेना देना, ये थोड़ा अजीब लगा मुझे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शनि का संबंध है समय से, धीरज से, गहराई से और पुरानी चीजों से। अब इतिहास क्या है? समय का अध्ययन। जियोलॉजी क्या है? पृथ्वी की गहरी परतों और पुरानी चट्टानों का अध्ययन। और गहरी रिसर्च के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा धीरज और किसी विषय की तह तक जाने की क्षमता। ये सब शनि के गुण हैं। इसीलिए जब शनि आत्मकारक होता है तो व्यक्ति में इन गहराइयों में उतरने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। अच्छा, अब समझ आया। ये सिर्फ सतही तौर पर नहीं है, बल्कि ग्रह के मूल स्वभाव से जुड़ा है। और मंगल के लिए इंजीनियरिंग, पुलिस, सर्जरी, मतलब हर वो चीज जिसमें ऊर्जा, तकनीक या काटने चीरने का काम हो। बिल्कुल। मंगल ऊर्जा, साहस और औजारों का ग्रह है। एक इंजीनियर औजारों से मशीन बनाता है, एक पुलिस वाला साहस दिखाता है और एक सर्जन औजारों से शरीर पर काम करता है। इन सभी के पीछे मंगल की ऊर्जा काम कर रही है। इसी तरह गुरु यानी जुपिटर वो ज्ञान का विस्तार करता है, इसलिए वो कानून, मैनेजमेंट और फाइनेंस जैसे बड़े क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धांत तो बहुत दिलचस्प है, पर जब तक इसे किसी असली कुंडली पर लगाकर ना देखें तब तक बात नहीं बनती। अब आते हैं उस हिस्से पे जिसका मुझे इंतजार था। इन सब नियमों को असलियत में लगाकर देखते हैं। स्रोत में अमिताभ बच्चन की कुंडली का जिक्र है। हाँ, और ये एक असाधारण उदाहरण है जो इन सभी नियमों को एक साथ काम करते हुए दिखाता है। प्रचलित जानकारी के अनुसार उनकी कुंभ लग्न की कुंडली में बुध यानी मर्क्यूरी लगभग 24 डिग्री पर हैं, जो कि सबसे ज्यादा डिग्री वाले ग्रहों में से एक है। तो हमारे पहले नियम के अनुसार बुध उनका आत्मकारक ग्रह हुआ। एक मिनट, यहां रुकते हैं। बुध बुद्धि, कॉमर्स, अकाउंट्स और कम्युनिकेशन का ग्रह है, और उन्होंने पढ़ाई की थी विज्ञान में, बीएससी। फिर वो अभिनय की दुनिया में कैसे पहुंचे? यहां तो पहली नजर में कोई सीधा कनेक्शन नहीं दिख रहा। और आपका ये सवाल ही इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम सिर्फ पहले नियम को देखें तो शायद हम कहेंगे कि उन्हें एक अकादमिक या लेखक होना चाहिए था। उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, जो मजबूत बुद्ध का संकेत है। लेकिन उनके करियर का राज दूसरे नियम यानी क्लोज कॉन्जंक्शन में छिपा है। अच्छा, तो यहाँ पर टीम काम कर रही है। बिल्कुल। उनकी कुंडली में सिर्फ बुध ही 24 डिग्री पर नहीं है, उसके ठीक पीछे सूर्य यानी सन 23 डिग्री पर और मंगल यानी मार्स 22 डिग्री पर हैं। ये तीनों ग्रह कन्या राशि में एक दूसरे से इतने करीब हैं कि इनकी ऊर्जाएं एक होकर काम कर रही हैं। ये सिर्फ बुध की कहानी नहीं है, ये बुध, सूर्य और मंगल की तिकड़ी की कहानी है। अरे वाह,
तो जब ये तीनों एक साथ आए तो इनका मिला जुला परिणाम क्या हुआ? ये तो किसी केमिकल रिएक्शन जैसा लग रहा है। आप इसे एक समीकरण की तरह देख सकती हैं, जैसा नोट्स में समझाया गया है। बुध यानी वाणी, बुद्धि, कम्युनिकेशन, प्लस मंगल यानी ऊर्जा, तकनीक, भारीपन, प्लस सूर्य यानी प्रसिद्धि, अधिकार और तेज। जब ये तीनों मिले तो क्या बना? एक ऐसी शख्सियत जिसकी पहचान उसकी ऊर्जावान और भारी आवाज बनी, मतलब बुध प्लस मंगल। और असाधारण संवाद अदायगी यानी डायलॉग डिलीवरी। मंगल ने आवाज को वो दमदार बेस दिया और बुध ने उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की बुद्धि दी। और सूर्य का क्या काम था यहाँ? क्या सूर्य के बिना भी वो इतने ही सफल होते, बस शायद उतनी मशहूर नहीं होते हैं? शायद ऐसा ही होता है। सूर्य ने इस अद्वितीय प्रतिभा को वो स्टार क्वालिटी, वो तेज और वो पहचान दी, जिसके बिना वो शायद एक बेहतरीन रेडियो अनाउंसर या वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते, लेकिन भारतीय सिनेमा के शहंशाह नहीं। सूर्य ही वो ग्रह है जो आपको मंच पर लाकर खड़ा करता है और ये पक्का करता है कि दुनिया की नजर आप पर पड़े। यह तो कमाल का विश्लेषण है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बीएससी की डिग्री बेकार नहीं गई। मंगल यानी तकनीक और विज्ञान और बुध यानी बुद्धि के उस संयोजन ने उनके दिमाग को एक तार्किक आधार दिया, लेकिन उनकी असली प्रतिभा उनका आत्मकारक वाणी के क्षेत्र में थी और मंगल सूर्य ने उसे एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल, ये दिखाता है कि शिक्षा का क्षेत्र और करियर का क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे के ग्रह वही रहते हैं। डिग्री सिस्टम इस छिपे हुए संयोजन को बहुत स्पष्ट रूप से पकड़ता है। यह बताता है कि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी एक हुनर में नहीं, बल्कि 2-3 हुनर को मिलाने की कला में छुपी होती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? ये डिग्री सिस्टम ज्योतिष को देखने का एक बहुत ही सीधा लेकिन शक्तिशाली तरीका है। यह हमें बताता है कि सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि ग्रह किस राशि में है। ज्यादा जरूरी ये है कि वो किस डिग्री पर है और किसके साथ टीम बना रहा है। हाँ, और अमिताभ बच्चन का उदाहरण ये साबित करता है कि ये सिस्टम किसी व्यक्ति की छिपी हुई प्रतिभा और उसके करियर की सही दिशा को उजागर कर सकता है। अक्सर लोग अपनी शिक्षा के आधार पर करियर चुनते हैं, लेकिन कई बार उनकी असली प्रतिभा कहीं और होती है, उन ग्रहों के संयोजन में जिन्हें वे पहचान नहीं पाते। ये सिस्टम उस छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने में मदद कर सकता है। ये एक बहुत गहरे विचार को जन्म देता है कि शायद हम सबकी कुंडली में ऐसे कुछ खास संयोजन हैं जो हमारी सबसे बड़ी ताकत की ओर इशारा करते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और उन पर काम करने की जरूरत है। ये करियर काउंसलिंग के लिए भी एक बिल्कुल ही अलग नजरिया हो सकता है। निश्चित रूप से। ये सिर्फ घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि व्यक्ति की क्षमता के मूल को समझने की कोशिश करता है। और यहीं से एक और दिलचस्प सवाल मेरे मन में आता है, जिस पर हमारे श्रोता विचार कर सकते हैं। बताइए। स्रोत में हमने सबसे ज्यादा डिग्री वाले ग्रह, आत्मकारक यानी जीवन का लक्ष्य, और सबसे कम डिग्री वाले ग्रह यानी प्रारब्ध या जीवन की शुरुआत की बात की। सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी की कुंडली में ये दोनों ग्रह, मतलब जो भाग्य की शुरुआत करता है और जो जीवन का लक्ष्य तय करता है, वो एक ही हों या फिर किसी तरह से आपस में जुड़े हों, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या इसका मतलब ये होगा कि उस व्यक्ति का प्रारब्ध और उसका अंतिम लक्ष्य शुरू से ही एक ही दिशा में तय था और उसकी जीवन यात्रा एक सीधी रेखा में चलेगी? इस पर विचार किया जा सकता है।